हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, कैसे हैं सब लोग। शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर तरंग प्रकाशिकी। ठीक, तरंग प्रकाशिकी में बिल्कुल शुरू से बात करेंगे भूमिका से लेकर के। ठीक, चलिए चैप्टर का नाम लिखते हैं पहले, तरंग प्रकाशिकी। अंग्रेजी में लिखते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब यहाँ पर सबसे पहला भूमिका की अगर बात करें पाठ्य पुस्तक के अनुसार, तो यहाँ नाम आता है 1637 और ये नाम आता है दकार्ते। दकार्ते का नाम आता है। इन्होंने एक कणी का मॉडल को प्रकाश के जो है प्रकाशित किया था। प्रकाश का कणी का मॉडल, इसी कणी का मॉडल को फिर न्यूटन ने ठीक किया और अच्छे से इसको प्रकाशित किया। ठीक, कणी का मॉडल स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। स्नेल का नियम काफ़ी पुराना है। स्नेल का नियम पुराना है, 1200-1300 के आसपास का है। ठीक, स्नेलियस नाम का एक वैज्ञानिक जो है, एक गणितज्ञ या एक भौतिक शास्त्री हुआ, उसने उसको बताया था। हालांकि स्नेल का नियम उससे भी पुराना है। अगर 1000 पहुंच जाए, 1000 कुछ में, तब भी जानते थे लोग प्रकाश के गुण के बारे में, लेकिन ये क्यों होता है ये नहीं जानते थे। तो यहाँ पर कणी का मॉडल को न्यूटन ने जो है प्रकाशित किया दोबारा, तो इसलिए ये आइजैक न्यूटन के कणी का सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसे हम दकार्ते के नाम से नहीं जानते, हम जानते हैं न्यूटन का कणी का सिद्धांत। तो न्यूटन का जो कणी का सिद्धांत है, ये प्रकाश का जो कणी का मॉडल है जो दकार्ते का है, इसी को न्यूटन का कणी का सिद्धांत भी हम कहते हैं। न्यूटन का कणी का मॉडल जो है या सिद्धांत, ऐसे भी लिख सकते हैं ये। ठीक, तो यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। उसके बाद फिर 1678 में हाइगन्स नाम के वैज्ञानिक आए, जिन्होंने प्रकाश के तरंग मॉडल को प्रस्तुत किया, लेकिन माना नहीं गया। हाइगन्स ने 1678 में तरंग मॉडल प्रस्तुत किया। हाइगन्स प्रकाश का तरंग मॉडल, यह आया 1678 में, लेकिन इसको उस समय माना नहीं गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि न्यूटन का प्रभाव था। न्यूटन का प्रभाव था तो लोग ये मानते थे कि भाई जो न्यूटन कह रहे हैं वो सही है। अब ये हाइगन्स जो नए वैज्ञानिक हो गए मान लीजिए, तो इनकी बात को ज़्यादा किसी ने पानी दिया नहीं। कुल मिला के न्यूटन का ये कणी का मॉडल या दकार्ते वाला जो कणी का मॉडल था वो न्यूटन पे आ गया, तो न्यूटन का कणी का मॉडल चलता रहा। अब इस न्यूटन के कणी का मॉडल में क्या क्या बातें रही। ठीक, न्यूटन ने कहा, इसको समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जब प्रकाश के इतिहास की बात करते हैं तो हमें मॉडल को ठीक से समझना पड़ेगा। ठीक, मॉडल में क्या था। तो न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश है, प्रकाश द्रव्यमान रहित ऊर्जा कणिकाओं या कणिका के रूप में होता है।
देखिए ये पहली बात है। हो सकता है ये बात सही है, जैसा कि देखा गया द्रव्यमान रहित ऊर्जा कण, द्रव्यमान रहित ऊर्जा कण, कण से छोटी कणिका, कुल मिला के ऊर्जा का कण है, प्रकाश में ऊर्जा के कण हैं और इनमें द्रव्यमान नहीं है। ठीक, इसके बाद इसी से इन्होंने परावर्तन का नियम भी बना दिया। परावर्तन का नियम इन्होंने कणिकाओं की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के आधार पर दे दिया। कणिकाओं की किसी पृष्ठ पर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के कारण, ये बता दिया होता है, नियम जो है बन गया। क्योंकि हम जानते हैं भाई पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में चाल का कोई नुकसान नहीं होता, उसी चाल से कोई कण मान लीजिए टकराता है, उसी चाल से वापस आ जाता है, ऊर्जा का नुकसान नहीं होता, इन्होंने बता दिया। और इसी के आधार पर इन्होंने परावर्तन का नियम परिभाषित कर दिया। बात यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो बात है इसमें पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में हम जानते हैं किसी चाल से अगर कोई गेंद या कोई वस्तु किसी सरफेस पे टकरा दी जाए, उसी से वो वापस भी आ जाए, ऊर्जा का नुकसान ना हो और उसके कोण भी बराबर हों। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा लेंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए ये कोई तल है और ये तल का अभिलंब है। क्योंकि हम इसे समझेंगे ठीक से, मान लीजिए कोई गेंद जो है इस पे ऐसे, या कोई कण टकरा रहे हैं हम ऐसे किसी चाल से, यूँ किसी कोण पे अभिलंब के साथ कोई कोण है थीटा, तो ये अगर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है तो इसी कोण पे वापस भी आ जाता है। ठीक, चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं होता ऐसे ये, तो ये टक्कर जो होती है ये पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, अपवर्तन का नियम बन भी गया, परावर्तन का नियम बन भी गया, क्योंकि इनमें से एक कोण बन गया आपतन कोण, एक कोण बन गया परावर्तन कोण। ये हम पिछले अध्याय में आपतन परावर्तन कोण समझ चुके हैं। यहाँ एक समस्या आ गई सबसे बड़ी कि न्यूटन कह चुके हैं कि द्रव्यमान रहित ऊर्जा कण है, तो टक्करों में यहाँ न्यूटन के नियम ही सम्मिलित होते हैं। एक होता है क्रिया प्रतिक्रिया, देखिए तल पर क्रिया तो गेंद पर वापस प्रतिक्रिया या कण पर वापस प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया तभी हो सकती है जब इसके अंदर जड़त्व हो, यानी इसके अंदर द्रव्यमान शून्य न हो, ये तब हो सकता है। क्योंकि रेखीय संवेग संरक्षित, तो रेखीय संवेग को हम जानते हैं कि जो रेखीय संवेग है p वो होता है mv, तो इसमें देखिए द्रव्यमान होता है, तो बिना द्रव्यमान का कोई कण अगर टकराता है तो वापस आता है। ये बात यांत्रिकी के नियम के अनुसार नहीं है। या तो न्यूटन ये कहते कि भाई द्रव्यमान तो है लेकिन बहुत कम है, उन्होंने कह दिया कि द्रव्यमान रहित है, तो यहाँ पर यह समस्या खड़ी हो गई कि भाई ये चीज़ जो है लागू नहीं हो रही है। ठीक, तो कणिकाओं में पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, ये बात सही है, इससे परावर्तन का नियम तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान रहित ऊर्जा कण है, द्रव्यमान रहित में टक्कर नहीं होगी, द्रव्यमान नहीं है तो इसका मतलब उसका जड़त्व परिभाषित नहीं है, उस पर टक्करों के नियम लागू नहीं किए जा सकते। ये बात यहाँ गलत हो गई। ठीक, अब तो समझ रहे हैं भाई क्या क्या ठीक ठीक हो रहा है और क्या क्या ठीक ठीक नहीं हो रहा है। इसके बाद पानी से ठीक से लिखते हैं, प्रकाश जब
हवा से पानी में जाता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। एक ये बात थी, अपवर्तन का जो नियम था, स्नेल्स का नियम, वो तो इन्होंने ठीक कर दिया था कि भाई अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ जो प्रकाश किरण है वह झुक जाती है, ये बात सही है, अभिलंब की तरफ वो झुक जाता है, ये सही था। लेकिन दूसरा तर्क था कि प्रकाश जब हवा से पानी में जाता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, लेकिन बाद में ये बात गलत हो गई क्योंकि तरंग के बारे में जानकारी नहीं थी, तरंग के मॉडल को नहीं माना गया था, इसलिए ये बात भी गलत हो गई। हम जानते हैं कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ठीक, तो उसकी चाल घट जाती है और ये कम से कम समय में प्रकाश किसी दूरी को तय करता है, ये प्रकाश में गुण होता है और ये तरंग गति के कारण होता है। इसमें इसका जो चाल बढ़ जाती है, ये उल्टा हुआ, चाल घट जाती है, इसका स्पष्टीकरण दिया था फर्मेट ने। फर्मेट नाम का एक साइंटिस्ट था, मैं नाम लिखूंगा यहाँ उसका, अंग्रेजी में लिख दूंगा, फर्मेट। फर्मेट ने यह बात अवकलन के नियम से सिद्ध कर दी थी कि भाई प्रकाश की चाल घटेगी बढ़ेगी नहीं, और बाद में ये साबित भी हो गया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर घटती है। तो दो बातें आ गई, ठीक। इसके बाद तीसरी समस्या ये आई न्यूटन के नियम में कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है। यानी जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो आंशिक रूप से अपवर्तन व परावर्तन होते हैं। ठीक, तो कणिका मॉडल के आधार पर इस बात को का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। न्यूटन ने इसका कोई स्पष्टीकरण ऐसा नहीं दिया कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो है हवा से पानी में जाती है, कोई प्रकाश किरण हवा से पानी में जाती है तो पूरी तरह वह प्रकाश पानी में नहीं जाता, थोड़ा सा उसका हिस्सा परावर्तित भी हो जाता है। ठीक, यानी मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए नीचे पानी है, ठीक, और यहाँ हवा है, तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण आती है तो कुछ पानी में चली जाती है प्रकाश और कुछ परावर्तन हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। तो कणिकाओं में ये निश्चित नहीं हो पाया कि भाई कौन सी कणिका परावर्तित होगी, यानी किन कणिकाओं वाला प्रकाश परावर्तन में जाएगा और किन कणिकाओं वाला प्रकाश अपवर्तन में जाएगा। उसकी वजह ये थी कि ये कणिकाओं का जो मॉडल था न्यूटन का, ये सही नहीं था, क्योंकि वास्तव में प्रकाश कणिकाओं के रूप में नहीं है बल्कि तरंग के रूप में है। बाद में मैक्सवेल ने समीकरण दिए, मैक्सवेल ने इसका गणितीय रूप दिया, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे बनती है, प्रकाश तरंग के रूप में है, उसको बनाया। तब जाके ये बात स्पष्ट हुई कि एक तरंग अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग जहाँ माध्यम अलग अलग होते हैं उस सतह पर, यानी जहाँ माध्यम अलग अलग होते हैं उस सतह पर तरंग की ऊर्जा बट जाती है, दो कमज़ोर तरंगों के रूप में ये आ जाती है। कोई भी तरंग हो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आवाज़, ध्वनि तरंगे हों या विद्युत चुंबकीय तरंगे हों, किसी भी तरह की तरंग हो, जब वह किसी बाउंड्री पे आती है, जब किसी सतह पे आती है जो दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह है, तो वहाँ पर ऊर्जा बट जाती है। ये तरंग में संभव है। तो कुल मिला के तरंग का जो मॉडल है, जो
जो तरंग मॉडल है प्रकाश का, वो बाद में साबित हुआ, सही हुआ। इसे न्यूटन का कणिका का जो सिद्धांत था वो गलत हो गया, उसमें ज़्यादातर बातें गलत हो गई। क्या बातें गलत हो गई? एक तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, वह आंशिक रूप से परावर्तित होता है और अपवर्तित होता है, इसका स्पष्टीकरण कणिकाओं के आधार पर नहीं मिला। दूसरी बात, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में द्रव्यमान की आवश्यकता है, ठीक, और न्यूटन ने कह दिया कि द्रव्यमान रहित है, इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला, ठीक। तीसरी बात, प्रकाश की चाल सघन माध्यम पे जाने पे बढ़ जाती है, ये उल्टा है, जबकि चाल घट जाती है। तो ये बातें जो है कणिका सिद्धांत के आधार पर थी। शुरुआत की बात है, जब विज्ञान आ रहा था तब की ये बात है, शुरू में ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं। बाद में फिर हाइगेंस का तरंग मॉडल स्वीकार किया गया, प्रकाश को तरंग के रूप में देखा गया, ढूंढा गया, और फिर तरंग गति जो है बनती चली गई। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैक्सवेल ने इस बात को साबित कर दिया। ये होते होते, ये सब होते होते जो है समय लग गया, ये एकदम से नहीं हुआ। 1900 में ही हुआ है, या करके 20वीं शताब्दी में ही ये हुआ है। यानी 250 साल तक ये मानते रहे, लगभग 250 साल तक कि भाई यही होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये था न्यूटन का कणिका सिद्धांत।